हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बिट्टूज बायोलॉजी। आज हम लोग क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस का 5th चैप्टर चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट करने वाला है, क्योंकि फर्स्ट से लेकर 8th स्टैंडर्ड तक आपकी ज़िंदगी ना बहुत सॉर्टेड थी स्कूल की, बिकॉज द साइंस वॉज ओनली साइंस। 9th में आप आए तो आपको पता चला ओहो साइंस इज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और हम आज के इस वीडियो में क्या देखेंगे, ये the introduction, important discoveries and inventions regarding this chapter, and then we'll see the very famous cell theory। उसके पहले छोटा सा आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा मैं माइक्रोस्कोप के बारे में, एक डिवाइस है, कैसे काम करता है देख लेंगे। आफ्टर दैट वी विल सी द फेमस वेरी फेमस सेल थियरी, उसका जस्टिफिकेशन देखेंगे। फिर वी विल सी व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ, राइट, एंड आफ्टर दैट we'll see various kinds of human cells, and उसके बाद वीडियो खत्म। फिर ये पूरी सीरीज चलेगी चैप्टर नंबर 5 की, अलग अलग वीडियोस आएंगे, सो डू चेक देम आउट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस न्यू चैप्टर। स्टूडेंट्स, बिफोर मूविंग फर्दर इन दिस वीडियो एक बात कहना चाहूंगा, द प्लेस वेयर आई एम मेकिंग दिस वीडियो, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है बाहर, ठीक है, गाड़ी वगैरह आ जा रही है, एंड दिवाली का माहौल है, फटाके भी फूटेंगे, फूटने भी चाहिए भाई, है ना। तो आप लोग ईयरफोन यूज करो, क्योंकि ईयरफोन में जो वॉइस है थोड़ा सा फिल्टर हो जाता है, एंड इतना सारा जो स्पीकर में जो नॉइज आता है वो नहीं आएगा, ठीक है। अदरवाइज स्पीकर पे भी देख रहे हो तो थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लो, तब भी आपको समझ में आ ही जाएगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। बायोलॉजी, मैंने आपको बता तो दिया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में आपका साइंस डिवाइडेड है, लेकिन बायोलॉजी का मतलब क्या? तो भैया बायोलॉजी की सबसे पहली खूबसूरती और खासियत यही है कि अगर बायोलॉजी को आप 2 टुकड़ों में तोड़ दो, उसका खंडन कर दो, उसी एक वर्ड को 2 में, तो उसका मीनिंग निकल जाता है। जैसे कि ये बायोलॉजी, तो पहला वर्ड आया बायो, बायो का मतलब होता है लाइफ, जिंदगी, है ना, ठीक है। अब लॉजी, लॉजी कम्स फ्रॉम द वर्ड लोगस, ठीक है, एंड लोगस का मतलब होता है स्टडी और टू स्टडी। तो बायोलॉजी का ओवरऑल मतलब क्या हुआ? The study or the science related with the study of living organism or the study of life, the science of life is known as biology। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। मेरा आपसे एक सवाल है, who is the world's best engineer? बताइए कौन है दुनिया का सबसे बेहतरीन इंजीनियर? कहाँ उन्होंने डिग्री ली है? तो ऐसा कुछ नहीं है। वर्ल्ड्स बेस्ट इंजीनियर मैं मानता हूं कि गॉड में अगर हम नहीं मानते साइंस के हिसाब से तो ले लीजिए नेचर, नेचर को तो मानना ही पड़ेगा। तो गॉड या नेचर ने सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनाई, वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म। और उसमें भी हम लोग अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, यानी एक बॉडी जिस एक से ज्यादा सेल से बनी हुई है, वो बॉडीज कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, उनके बॉडी में कितना कुछ चलता रहता है। आप खुद अपने बारे में सोचो, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं, दोनों साथ में, आपको समझ में भी आ रहा है क्या हो क्या रहा है, ठीक है, आप कुछ बोल भी सकोगे, है ना। तो अब आपके बॉडी में कितने सारे सिस्टम साथ में काम कर रहे हैं, आपका दिमाग थिंक कर रहा है, आपके पेट में अगर खाना है तो वहाँ पे डाइजेशन चल रहा होगा, आपका जो हार्ट है कंटिन्यूसली पंप होता है ना, धक धक करता रहता है ना, राइट। फिर आप अगर कोई मूवमेंट चाहो तो कर सकते हो, तो आप बहुत सारे काम साथ में कर लेते हो। तो अब ये बहुत सारे काम जो साथ में हो पा रहे हैं, दैट इज ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। तो इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी बनाने का श्रेय किसको जाता है? इनको, ठीक है। तो इन्होंने सबसे कॉम्प्लेक्स मशीनरी डिजाइन की है, और उस कॉम्प्लेक्स मशीन का सबसे जो बेसिक यूनिट है दैट इज सेल। इसीलिए चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, ये जो आपका हेडिंग है ना, उसे समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, कि आपकी पूरी बॉडी कैसे बनी, कहां से बनी और क्यों बनी। देखते रहिए वीडियो जानने के लिए। मोस्ट कॉम्प्लेक्स मशीनरी, मैं कहूं अगर सबसे डेवलप्ड कोई स्पीशीज है तो वो ह्यूमन बींग्स का है। तो हम लोग भाई बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं यहाँ पे, राइट। और हमारा जो सेल है वो खुद भी एक छोटा सा मशीन टाइप ही है, आप कह सकते हो। रॉबर्ट हुक, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया? रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल। अब सेल क्या है? तो सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आगे हम पढ़ेंगे सेल थियरी में, मैं आपको पूरा सेल समझा दूंगा, डोंट वरी। अभी फिलहाल इतना याद रखो कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया, सबसे पहला सेल डिस्कवर किया, और वो सेल डेड था क्योंकि ही यूज्ड स्लाइस ऑफ अ कॉर्क ऑफ अ ट्री, कॉर्क ऑफ अ ट्री। इसका मतलब एक पतली सी लेयर ली, किसकी? कॉर्क की ना। कॉर्क का मतलब होता है बार्क, ट्रंक, ट्री का जो ट्रंक होता है ना, तना, उसका एक स्लाइस लिया इन्होंने और अपने सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप में देखा, ठीक है। कौन सा माइक्रोस्कोप है? इनका खुद का डिजाइन किया हुआ, राइट, आत्मनिर्भर है ये, सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। और ये जो डिस्कवरी हुआ, दिस वाज वेरी सिग्निफिकेंट डिस्कवरी फ्रॉम द
साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आगे जाके बहुत सारा चीज़ सेल के ऊपर से ही निकला, ठीक है, जैसा कि आपको मालूम ही होगा। तो इन द ईयर 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अब जब इन्होंने सेल डिस्कवर किया तो उनको दिखा क्या, ये भी देखते हैं। तो उन्होंने जो स्लाइस लिया था उसमें उनको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखे, हनीकॉम्ब जैसे, और भाई साहब का भौचक्का निकल गया होगा, क्योंकि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर भाई, ठीक है, उनको लगा कि वाह मैंने कुछ तो डिस्कवर किया है बहुत तगड़ा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखा। अब ऐसा स्ट्रक्चर आपको हनीकॉम्ब में देखा होगा, ऑब्वियसली हनीकॉम्ब मधुमक्खी का छत्ता, उसमें भी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर्स दिखते हैं आपको। एग्जैक्टली मैंने नहीं बनाया, जस्ट एक रफ फिगर है ये, ताकि आप समझ जाओ, और उसके बीच में ऐसा कुछ कुछ था, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखा। तो अब ये दिख कैसा रहा आपको, हनीकॉम्ब जैसा, वेरी ऑब्वियस। तो हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर में उन्होंने एक बात ये पता लगाई कि भाई ऑल दीज आर सेपरेट यूनिट्स, अलग अलग यूनिट में अरेंज्ड है। यानी कि अगर एक कंपार्टमेंट है, सपोज दिस इज फर्स्ट कंपार्टमेंट, ये दूसरा कंपार्टमेंट है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 अलग अलग है, एक दूसरे में घुस नहीं गए, एक के ऊपर एक नहीं आ गए, एक के नीचे एक नहीं आ गया, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, राइट। सो दे आर प्रेजेंट एज सेपरेट यूनिट्स। तो इन्होंने इन्हीं सेपरेट यूनिट्स को एक नाम दे दिया, वो नाम था सेल। और सेल का मतलब लैटिन लैंग्वेज में होता है लिटिल रूम, ठीक है, एक छोटा सा कमरा। अब यहाँ पे सारे कमरे अलग अलग थे तो उन्होंने नाम दे दिया सेल, ठीक है। सो हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक। इन विच ईयर? तो 1665। हाउ? सो ही टुक अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क ऑफ अ ट्री। खत्म बात। लेवन हुक आए 1674 में अपने खुद के माइक्रोस्कोप के साथ, तो मोर डेवलप्ड माइक्रोस्कोप, ठीक है, अच्छा वाला माइक्रोस्कोप लेके आए। और दिस वॉज वेरी सिग्निफिकेंट डिस्कवरी। सिग्निफिकेंट इसीलिए क्योंकि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ही डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स मतलब जिंदा सेल, जिसके अंदर अलग अलग मूवमेंट दिख रहे थे। रॉबर्ट हुक ने सेल तो पता लगा लिया कि भाई से सेल कहते हैं, लेकिन उसके अंदर हो क्या रहा है ये किसी को नहीं पता। बताया किसने? लेवन हुक साहब ने। ही डिस्कवर्ड अ माइक्रोस्कोप, सॉरी, ही इन्वेंटेड अ बेटर माइक्रोस्कोप एंड डिस्कवर्ड द लिविंग सेल्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और ये लिविंग सेल्स इन्हें कहाँ दिखे? तो पॉन्ड के अंदर, राइट। अब देखो, नॉर्मल इंसान पॉन्ड में नहाने जाता है या तो धोने, मैं मुंह धोने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया? पॉन्ड में जाके लिविंग सेल्स उठा लाए भाई साहब, है ना, और उसके अंदर अलग अलग मूवमेंट देखने लगे। अब ऐसा सिलसिला चलता गया। रॉबर्ट ब्राउन इन द ईयर 1831 ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या चीज़ है? तो जो आपका सेल है उसका जो सबसे मेन पार्ट है, जिसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, वो न्यूक्लियस है। बिना न्यूक्लियस के आदेश दिए सेल कोई भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो सेल से अगर काम करवाना है तो न्यूक्लियस का होना बहुत जरूरी बन जाता है, ओके। अब न्यूक्लियस के बारे में हम आगे देखेंगे वीडियोज में। पुरकिंजी इन 1839 ही गेव द टर्म प्रोटोप्लाज्म। इन्होंने ये टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ दिस सेल। सेल के अंदर जितने भी जिंदा चीजें हैं जो सेल को जिंदा रख रही हैं और सेल को मदद कर रही हैं अपनी लाइफ कंटिन्यू करने में, उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और इसको जनरली हम साइटोप्लाज्म भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जनरली इज अ फ्लूइड। देखो बायोलॉजी की खूबसूरती याद करो, एक वर्ड को दो में तोड़ना है, साइटो और प्लाज्म। साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। तो सेल के अंदर का पानी, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ऐसा आप सिंपली याद रख सकते हो, ठीक है। सो ये पूरा बोर्ड अब भर चुका है, आप एक बार देख लीजिए सब कुछ एंड टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू राइट द नोट्स। ओके, नाउ लेट्स सी द सेल थियरी। सेल के बारे में कुछ थियरी, कुछ हाइपोथेसिस दी गई जो बाद में सही भी साबित हुई, ठीक है। तो क्या क्या कहा गया सेल के बारे में? तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल का मतलब आपको मैं इस एग्जांपल से समझाऊंगा। मान लीजिए मुझे एक बिल्डिंग खड़ी करनी है। सबसे पहले मुझे चाहिए ब्रिक्स, ईंट में सीमेंट घोल दिया, ठीक है, घर बन गया मेरा, राइट। उसके बाद देखो डायरेक्ट तो घर बनेगा नहीं, सबसे पहले अपने क्या करेंगे? ब्रिक्स से एक वॉल खड़ी करेंगे, एक दीवार खड़ी कर दी। अब एक दीवार का मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं, तो अपने 4 दीवारी खड़े करेंगे, ऊपर सीलिंग, नीचे फ्लोर, राइट। वो हो गया तो एक रूम बन गया। अब एक कमरा शायद मुझे कम पड़ने लगा, है ना, नवाबी शौक क्या करें। तो मान लीजिए कि पूरा फ्लोर अपने ने बना लिया, अपना पूरा फ्लोर है, बहुत सारे रूम मिला के पूरा फ्लोर बन गया। उसके बाद ऐसे ढेर सारे फ्लोर मिलकर क्या बना देंगे? पूरी बिल्डिंग। अब इससे क्या लेना देना आपका? तो लेना देना ये है कि दिस आर रिलेटेड। देखो अब ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, ये आपको नहीं सोचना था, राइट। अपना काम क्या है ये देखो, जैसे ब्रिक जोड़ के मैंने बिल्डिंग बनाई, या फिर बूंद बूंद से बनता है समंदर, उसी तरह से सेल से बनता है अपना पूरा बॉडी। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो फंगस हो, बैक्टीरिया हो, प्लांट हो या एनिमल हो,
हर किसी का, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। तो सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिल गए, क्या बनाया, टिश्यू। अब देखो एक टिश्यू में सेम टाइप के सेल्स होंगे, ठीक है भाई साहब, याद रखना। अब ऐसे टिश्यू मिला के क्या बना देंगे, एक ऑर्गन बनाएंगे। 2 3 4 ऑर्गन मिलके एक ही टाइप का काम करें तो एक ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और ऐसे ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम्स जब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है, तो बन जाएगा आपका एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये मैं आपको एक ह्यूमन के एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स मतलब होता है नर्वस सिस्टम के सेल्स, ठीक है। हर एक बॉडी के अलग अलग पार्ट के सेल्स का नाम भी अलग अलग होता है। तो अपना जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो अपना ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है जिसमें नर्वस सिस्टम, उसका सबसे बेसिक यूनिट है न्यूरॉन। ढेर सारे न्यूरॉन बना तो क्या बन गया मेरा, नर्वस टिश्यू, ठीक है। नर्वस टिश्यू का काम क्या है, सिग्नल को पहुंचाना। अगर आप मुझे देख रहे हो, मुझे सुन पा रहे हो, तो समझ में आ रही है बातें, ठीक है। ये कैसे हो पा रहा है, नर्वस टिश्यू की वजह से। वो आपका जो सिग्नल है पहुंचा रहा है ब्रेन तक, आप एनालाइज कर रहे हो, राइट। एंड उसके बाद ब्रेन उसका एक ऑर्गन है, पार्ट है। अब ऑर्गन ब्रेन है, फिर एक स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा, मिलकर क्या बना देंगे ये लोग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना देंगे। और इस सिस्टम के साथ दूसरे ढेर सारे सिस्टम जुड़ जाएंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। ऐसे अलग अलग सिस्टम मिलकर क्या बनाएगा आपका पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी। सॉर्टेड है, ठीक है। तो आप ये तो समझ गए कि स्ट्रक्चरल यूनिट तो है भैया, क्योंकि 3 एग्जांपल दे दिया मैंने, अब तक तो आ ही जाना चाहिए, राइट। तो स्ट्रक्चरल यूनिट तो है ना। हाउ इज इट फंक्शनल यूनिट, तो अगर कोई भी सेल, ठीक है, अगर कोई भी सेल अपना इंडिविजुअल काम नहीं कर पाता है तो आपके पूरे बॉडी को दिक्कत होने वाली है। पहले सेल को दिक्कत होगी, फिर टिश्यू को, फिर टिश्यू से ऑर्गन को, ऑर्गन से, समझ गए ना आगे का, ठीक है, वही होता है। तो हर एक अपना अपना सेल जो है अलग अलग फंक्शन करता है। जैसे अगर मैं समोसे खाऊं तो मैं अपने दिल से उम्मीद नहीं करूंगा कि मेरा दिल जोर से धड़क जाए तो मेरा समोसा डाइजेस्ट हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। दिल, ठीक है, किसी को देख के धड़क सकता है, मान लिया, लेकिन उसका जो फंक्शन है वो वही करेगा, ठीक है। तो डाइजेशन अगर करना है तो मेरे पेट के अंदर के जो सेल्स हैं वही वो काम कर सकेंगे, या फिर इंटेस्टाइन, या फिर पूरा एलिमेंट्री कैनाल ले लेते हैं अपने, जहाँ पे भी डाइजेशन होता है, ठीक है, तो वो करेंगे, राइट। अगर मुझे मेरे बॉडी को मूवमेंट करना है कुछ इस तरह से, ठीक है, तो अब ये जो मूवमेंट किया मैंने, इसमें मेरे स्केलेटन सिस्टम के मसल्स मतलब जो फंक्शन कर रहे थे, मेरा बोन जो है मेरे हिलाने के ऊपर से वो पूरा मूव किया, तो अंदर एक एक सेल के मूवमेंट से वो सब पॉसिबल होता है, राइट। सो इंडिविजुअल सेल्स हैव इंडिविजुअल फंक्शन, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया कि भाई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट तो है। दूसरा पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब ये दोनों पॉइंट सेम है। पहले क्या बोला गया कि भाई सेल आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, मान लिया। दूसरा कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किसका बना है, सेल का बना है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब ये जो दोनों पॉइंट हैं वो किसने दिए थे, स्क्वान एंड स्क्लेडिन। बोथ ऑफ देम वर्कड डिफरेंटली और वी कैन से इंडिविजुअली, एंड दोनों का जो कंक्लूजन था वो सेम टाइप का था, इसलिए हम लोग साथ में नाम लिख देते हैं। स्क्वान एंड स्क्लेडिन ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थियोरी के पहले 2 पॉइंट दिए। इन्होंने दिया 1839 में, उन्होंने दिया 1838 में, ठीक है, सही बात है, ओके। थर्ड पॉइंट इज द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, मान लीजिए ये मेरा सेल है, उसका एक न्यूक्लियस है, राइट। तो ये मेरा सेल है, ये उसका न्यूक्लियस, और ये सेल डिवीजन हो रहा है। तो देखो यहां पे हो गया सेल डिवीजन, एक सेल 2 में टूट गया, ठीक है। नाउ द पेरेंट सेल विल नॉट एग्जिस्ट। पेरेंट सेल से मेरा कहने का मतलब क्या, वो सेल जिसमें से सेल डिवीजन हुआ, ये मेरा पेरेंट सेल है, पी पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल टूट के 2 में बन गया। अब इनको मैं क्या बोलूंगा, डॉटर सेल्स, है ना, राइट। पेरेंट सेल से 2 सेल्स निकले, हम उसको क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स। अब जितने भी सन इस वीडियो को देख रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, इसमें जेंडर इनइक्वालिटी की कोई बात नहीं है, इसको ऐसे ही कहते हैं डॉटर सेल्स, प्यार से, ठीक है। तो आपका जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड हो गया 2 पार्ट में, क्या बना दिया, डॉटर सेल्स बना दिया, राइट। तो अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आपको पूछूं एक सवाल कि मान लो मेरे पास 3 पेरेंट सेल थे, 3 पेरेंट सेल आगे जाके डिवाइड हो गए 6 में, ठीक है, 6 डॉटर सेल्स बना दिया। ये कितने हैं, 3 पेरेंट सेल है, डॉटर सेल्स कितने बन गए, 6। तो मेरे पास टोटल सेल कितने हुए, 6 + 3 9, है ना। नहीं 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 9 नहीं, नो, इट इज नॉट द आंसर। कैसे, देखो 3 से 6 तो बन गए, लेकिन ये 3 अब मर गए ना, ये टूटा तो 2 में हुआ, अब तो ये बचा ही नहीं, वो तो खुद ही टूट के 2 को दे दिया, आया समझ में। तो अब टोटल एग्जिस्टिंग सेल कितने हो गए, 6 हो गए। अब समझे आप लोग डिवीजन का मतलब, सेल डिवीजन, राइट। तो सेल डिवीजन में क्या होता है, एक पेरेंट सेल टूटता है, 2 डॉटर सेल को जन्म देता है, तो अब वो पेरेंट सेल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, राइट। मैं 1 मेरा 2, फिर मैं एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, मुझे मरने दो, ओके। ये हो गई बात। अभी जो लास्ट वाला पॉइंट था, द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से हैं, वो किसने दिया, रुडोल्फ वर्चो ने इन 1855, right? So this is how the cell division works, and these are the 3 points of cell theory. I hope you have understood this.
स्टूडेंट्स पिछले स्लाइड में कुछ ऐसा लिखा था, डिवीजन इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन, जो एक्सप्लेन करना बाकी रह गया था। चलिए इसको समझते हैं पहले। ओके, डिवीजन इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन। इसका मतलब क्या? बायोलॉजी अपने आप में बहुत कुछ कहती है मेरे दोस्त, आपको सिर्फ सुनने की जरूरत है। देखिए ध्यान से, मेरे पास एक पेरेंट सेल था, बिल्कुल था। अब इसका क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, डिवीजन, है ना। तो डिवीजन हो गया, क्या बन गया? 2 डॉटर सेल बन गए। ठीक है, ये था मेरा पेरेंट सेल, 2 बन गए डॉटर सेल, D1 D2 ले लेते हैं। तो डॉटर सेल मेरे बन गए। अब यहाँ पे हुआ क्या? सेल डिवाइड हुआ। डिवीजन होते हुए भी एक का डबल हो गया, है ना। 25 दिन में पैसा डबल, आपने सुना होगा। यहाँ पे देख रहे हो एक सेल को 2 में डिवाइड होते हुए, ठीक है। तो एक सेल का डबल सेल हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ डिवीजन इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन? बिल्कुल कह सकता हूँ, है ना। सही बात है, एक का डबल सेल तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन सेल मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है। और उसके साथ साथ हम उसको रिप्रोडक्शन भी तो कह सकते हैं। आइदर इट कैन बी सेक्सुअल, एसेक्सुअल, डजंट मैटर, लेकिन रिप्रोडक्शन तो है। तो बायोलॉजिकली अगर एक ऑर्गेनिज्म आगे 2 ऑर्गेनिज्म को या फिर अपने जैसा किसी और ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है तो उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे वो एसेंस भी सही है। सो यहाँ पे आपको क्या पता चला? डिवीजन इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन, एज सिंपल एज दैट, राइट। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ था इन द ईयर 1940। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता क्या है? तो भाई बहुत महंगा होता है सबसे पहली बात तो, और बहुत एडवांस्ड होता है, जिसमें आप एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, सेल होता है इत्तू सा, कित्तू सा, इत्तू सा, जो आपको दिखेगा भी नहीं। ठीक है, ऐसा नेकेड आई से दिखना भी नहीं है। तो अब उस सेल को अपने को ऑब्जर्व करना था, अंडर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने एग्जामिनेशन तो किया था, लेकिन वो था सिंपल सा माइक्रोस्कोप जिसमें एक सेल के अलावा कुछ दिख नहीं रहा था। फिर लेवेनहुक भाई साहब आए अच्छे वाले माइक्रोस्कोप के साथ, उनको कुछ कुछ दिखा, लिविंग सेल्स उन्होंने फाइंड किया। फिर आ जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द ईयर 1940। अब देखो, सेल्स के बेसिस पे 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। एक ऑर्गेनिज्म वो जिसके अंदर केवल एक ही सेल है, पूरी बॉडी में एक सेल, उसको अपने क्या बोलते हैं? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, और वी कॉल इट एज यूनिसेलुलर। देखो, सिंगल सेल्ड को और हम क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। यूनि मतलब एक, सेलुलर मतलब सेल उसके पास है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामोशियम एंड कुछ कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं। ठीक है, अब ये सारे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है। तो क्या इनका एक सेल सारा काम कर लेगा? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि अपने बॉडी का हर एक सेल अलग अलग काम करता है। तो क्या इनका काम कैसे होगा? एक ही सेल है, तो क्या ये लोग मर जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे? ठीक है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, भले ही छोटे हैं ना, अपना ही है। तो क्या करेगा? तो भाई उनके अंदर हो जाता है डिवीजन ऑफ लेबर, ये रहा, यानी उसका सेल अपने हिसाब से सारा काम बांट लेता है, हर एक काम वो कर लेगा अच्छे से। ठीक है, क्योंकि यूनिसेलुलर है ना, आपको दिखता ही नहीं है, इतना छोटा है, तो मल्टी सेलुलर होकर क्या ही कर लेगा? उसके जिंदगी में कुछ नहीं रखा भाई, है ना, इतना कॉम्प्लेक्स है ही नहीं उसकी लाइफ, बहुत ही सिंपल है। तो दे आर यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड एंड वेरी वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स इन कंपैरिजन टू अस, वी आर मोर कॉम्प्लेक्स। तो आ जाओ हमारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर, मल्टी सेलुलर, एक से ज्यादा सेल से बना हुआ हमारा बॉडी है, इसीलिए हम लोग उसे मल्टी सेलुलर कहते हैं। एंड दिस मल्टी सेलुलर आर वे टू कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू देम, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सी से सेल, सी से कॉम्प्लेक्स, है ना, बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक ऐड हो गए हमारे अंदर, तो मल्टी सेलुलर बन गए, तो कॉम्प्लेक्स है, संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसमें कौन कौन आता है? फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें से एनिमल्स सबसे ज़्यादा हरामी हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि हम कुछ भी करने लगते हैं, है ना, कुछ भी एक्सपेरिमेंट किया हमने दुनिया के ऊपर, बहुत बर्बाद किया अर्थ को, लेकिन अब क्या कर सकते हैं ना, कुछ नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड, यानी अगर एक टाइप का सेल डिवाइड होगा वो उसी टाइप के सेल्स को बनाएगा। सपोज अगर मेरे हार्ट के सेल्स डिवाइड हो रहे हैं तो आगे जाके ब्रेन का सेल नहीं बनना, उससे हार्ट का ही सेल बनेगा। समझ में आ रहा है? ओके, जैसे इंसान के बच्चे इंसान की तरह दिखते हैं, कुत्तों की तरह नहीं, है ना, हरकतें भले वैसे होने लगे आगे जाके, लेकिन दिखते तो इंसानों की तरह ही हैं। सो वैसे ही आवर ओन सेल, ओके, दे विल डिवाइड टू प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं। सेल्स डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग फॉर्म्स, यानी आप कैसे हो, कैरेक्टरिस्टिक, आपके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं वो आपके सेल डिसाइड करेंगे। अगर आपके ब्रेन के सेल्स बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है तो आप मंदबुद्धि निकलेंगे, मतलब मैं भी हो सकता था, वो तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, आप बुरा मत मान लेना, अपने दिल पे मत ले लेना हर एक बात को, राइट। ओके, फिर अगर हमारे डाइजेस्टिव सेल्स अच्छे नहीं होते तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती रहेगी ईटिंग हैबिट्स की वजह से, या फिर हमारे सेल्स जो WBC हैं, हमारे बॉडी के भी अलग अलग टाइप के सेल होते हैं, वीडियो के एंड में देखेंगे। WBC जो होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, व्हाइट ब्लड सेल इम्यूनिटी। तो अगर वो अच्छा नहीं है तो हम बार बार बीमार पड़ेंगे। ठीक है, जैसे 12 महीने में 8 महीने मुझे सर्दी पड़ी रहती है, एलर्जी, क्या करें,
ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज डिवीजन ऑफ लेबर। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिवीजन ऑफ लेबर, इसका मतलब होता है कि आपके बॉडी का हर एक सेल अपना अपना काम बांट लेगा, अलग अलग काम करेंगे सारे, सेम काम कोई नहीं करेगा, राइट। तो उससे क्या होता है ना, चीजें आसान लगने लगती हैं, डुएबल होने लगती है। तो आपका बॉडी जितना कॉम्प्लेक्स है, आपका डिवीजन ऑफ लेबर उतना बेटर होना चाहिए। हर एक सेल अपना अपना स्पेसिफिक काम ले लेगा और वो वही काम करेगा। अंडरस्टूड, ठीक है। तो अब हम देखेंगे द डायग्राम ऑफ अ टिपिकल सेल। एक टिपिकल सेल कैसा दिखता है वो देखते हैं, चलो। ऑलराइट स्टूडेंट, दिस इज अ टिपिकल डायग्राम ऑफ अ सेल। मैं पहले ही आपको बता दूं डिस्क्लेमर में कि ये कोई प्लांट सेल या एनिमल सेल नहीं है, बस एक जनरल सेल बना दिया है। जितने जितने स्ट्रक्चर्स बेसिक आपको आने चाहिए वो सारे इसमें हैं, ठीक है। हो सकता है इसमें प्लांट सेल की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो, एनिमल सेल के भी हो, तो कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज जस्ट अ सेल, ठीक है। आखिर में जब हम एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस देखेंगे तब मैं आपको समझा दूंगा कि दोनों के सेल में क्या डिफरेंस होता है। फिलहाल आप सिर्फ सेल के स्ट्रक्चर को समझिए। तो आपको कुछ बड़ा सा गोला दिख रहा है, सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर है सेल वॉल, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस। तो प्लांट सेल में होता है सेल वॉल, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, उसके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, जो प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर इन एनिमल सेल, राइट। ओके, आफ्टर दैट आप यहाँ पे देख सकते हो RER, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये रफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके ऊपर ये छोटा छोटा गोला प्रेजेंट है। ये गोला क्या है? राइबोसोम्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, राइबोसोम्स बाहर भी प्रेजेंट होते हैं, इसके ऊपर भी हैं, ठीक है, प्रोटीन बनाते हैं वगैरह, ठीक है। तो RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है। जिसके ऊपर नहीं है वो तो चिकना होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर आता है सबका बाप, द पावर हाउस ऑफ द सेल, उसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। तो ये रहा कुछ हॉट डॉग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ठीक है। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है ये, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे प्रेजेंट है। दिस इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब एक पावर हाउस है तो एक सूखी लकड़ी भी होगी, एकदम डंडी पतली सी, ये रही वो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, 2 डंडी आपको दिख रही है, ऊपर भी है, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। फूड वैक्यूल, जहाँ पे खाना स्टोर होता है, जो सेल को यूज नहीं करना तत्काल में, वो यहाँ पे स्टोर करेगा। फिर हम देखते हैं न्यूक्लियस, ये रहा बड़ा सा गोला अंदर, ब्रेन ऑफ द सेल, क्या बोलेंगे इसे? न्यूक्लियस। उसके अंदर एक छोटा सा गोला, न्यूक्लियोलस, राइट। हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनल के बारे में हम बाद में देखेंगे। ओ, ऑर्गेनल एक भारी सा शब्द यहाँ पे यूज हुआ। ऑर्गेनल का मतलब क्या? एनी ऑफ द स्ट्रक्चर्स विच विल हेल्प द सेल टू सस्टेन द लाइफ। उसको जिंदा रखने के लिए कोई भी स्ट्रक्चर अगर जरूरी है, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनल्स। सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनल्स फंक्शन टुगेदर इन ऑर्डर टू सस्टेन द लाइफ ऑफ द सेल। क्लियर है ऑर्गेनल का डेफिनेशन? बहुत बढ़िया। ओके, ये सारे ऑर्गेनल्स ही हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस अंदर। अब ये है लाइजोसोम। अब लाइजोसोम के साथ ना बहुत धोखा हुआ बेचारे के साथ, मतलब एकदम क्या बोलते हैं, अपसेट हो गया, इतनी बार कटा है उसका कि अब सीधा सुसाइड करेगा वो, ठीक है। ओके, सो कुछ बचा? यस। अब ये देखो, ये 3 गोले आपको दिख रहे हैं, इसे हम कहते हैं गोल्गी वेसिकल्स। क्या कहेंगे? गोल्गी वेसिकल्स। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं पैरेलल 1 2 3, इसे हम कहते हैं गोल्गी अपैरेटस। ये पैकिंग और डिस्पैचिंग का काम करता है। आपके सेल के अंदर जो भी बन रहा है, अच्छा या कचरा, एवरीथिंग विल बी पैक्ड एंड डिस्पैच्ड बाय दिस गोल्गी अपैरेटस, राइट। ऑल राइट। और कुछ बचता है, जी हाँ, प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है हमारा केवल और केवल प्लांट सेल में होता है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट वगैरह होता है, ठीक है। अब अपने सारे ऑर्गेनल्स के नाम देख लिए। अब ये जितने भी ऑर्गेनल्स है किसी चीज के ऊपर सस्पेंडेड है। All the organelles are suspended upon a fluid and that fluid is inside the cell, so it is known as cellular fluid। और उस फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, है कि नहीं? ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मार किया, मतलब इसको नहीं बता रहा हूँ मैं, जितना भी ग्रीन पार्ट है, ये है, ये वगैरह वगैरह, व्हाटएवर जो मेरा ग्रीन कलर का बोर्ड है सेल के बाउंड्री के अंदर, एवरीथिंग इज साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड दैट विल कैरी दिस ऑर्गेनल्स इन द सस्पेंडेड फॉर्म। सस्पेंडेड मतलब पूरा सॉल्यूबल भी नहीं हुआ है, पूरा नीचे जाके डूब भी नहीं गया है, बस तैर रहा है कहीं बीच में, उसको हम कहते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स। क्लियर है बॉस? ओके, तो चलिए पूरा एक रिवीजन कर लेते हैं आज के वीडियो का। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया भाई फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, तो सेल होता है। बायोलॉजी का मतलब हमने समझा द साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हमने देखा सेल थियरी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज भी है, रॉबर्ट हुक, ठीक है, उन्होंने दिया सेल। रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस। अब यहाँ पे आपको हो सकता है कंफ्यूजन, रॉबर्ट हुक सेल, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस, दोनों रॉबर्ट, क्या कुछ लेना देना इनका है? कतई नहीं। तो कैसे याद रखेंगे? ऐसा मान लो ब्राउन न्यूक्लियस जो है ब्राउन कलर का है, तो रॉबर्ट ब्राउन इज अ ब्राउन मुंडे। अब ब्राउन कलर का न्यूक्लियस है तो ब्राउन कलर का ही कोई इंसान उसको ढूंढेगा, तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को फाइंड किया। या तो फिर आप ऐसा याद रख सकते हो, रॉबर्ट हुक के पूरे स्पेलिंग में कहीं पे भी एन नहीं आता, ROBERT HOOKE, एन नहीं आया, बट रॉबर्ट ब्राउन में
BROWN, N आया और न्यूक्लियस में भी N है तो NN ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। टेक्निक ही गलत है याद करने की तो कन्फ्यूजन तो होता ही है ना, तो भैया ने बता दिया है तो आपको आ ही जाएगा। राइट, ओके। फिर हमने देखा कि सेल थियरी 3 जनों ने मिलकर दी, स्क्वान एंड स्क्लेडेन, उनके पॉइंट लगभग सिमिलर थे जिसके पहले 2 पॉइंट थे। उसके बाद हमने देखा रुडोल्फ वर्चो ने एक पॉइंट दिया, तो सेल थियरी हमने पूरी वहाँ पे खत्म की, दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, उसे जस्टिफाई भी किया, एंड ऑल द न्यू सेल्स विल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बात खत्म, बहुत बढ़िया। फिर हमने देखा कि भाई जो क्या बोलते हैं, सेल थियरी के बाद आया अपना व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ, सेल से ऑर्गेन, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेन, ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, ये पूरा हमने देखा। राइट, विद एग्जांपल यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की, कौन कितना कॉम्प्लेक्स है, कौन कितना सिंपल है। एंड आफ्टर दैट वी सॉ अ वेरी टिपिकल डायग्राम ऑफ द सेल, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो एक टिपिकल डायग्राम ऑफ दिस सेल हमने देखा और सारे ऑर्गेनेल्स के नाम पढ़ लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बिट्टूज बायोलॉजी। आप सब्सक्राइब करवाएंगे तो बिट्टू भैया पढ़ाएंगे और पूरा पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।